बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज का पहला सवाल, जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस मैनिफेस्टो में क्या अहम बातें देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरतापूर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है, पक्का है, उसका जितना मैच्योर्ड मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना ये मैच्योर्ड मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पहली बार हमने यानी 2022 और 2024 इसको हमने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद नहीं, बीच में भी एक बार होगी। ये अपने आप में पहले कोई करता नहीं था और हमने आज़ादी के 75 साल, 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। दूसरा, हमने कहा है कि 5 साल देश का वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो आज़ादी के 100 साल होंगे तब देश को कहाँ पहुँचाना है। फिर काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, देश में बेईमानी हो, इन सारे विषयों को कैसे हैंडल करना, इसकी चर्चा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सभी मसलों पर हमने, और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहां हमारे पहले जितने मैनिफेस्टो आए उन्होंने देश के साथ घोर अन्याय किया है। गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, उनके कल्याण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हो, महिलाएं हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है। देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकास के अनुकूल कैसे हो, सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल कैसे हो। और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबे हुए देश को बाहर लाना, नए आत्मविश्वास को पैदा करना और सामान्य मानवीय की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, उस पर ध्यान आकेंद्रित किया। आने वाले 5 वर्ष, बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे, तो आने वाले 5 वर्ष सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को ताकत देने के हैं, उन आकांक्षाओं के लिए अवसर देने के लिए है। तो अगर आप ये घोषणा पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोषणा पत्रों से कैसे अलग है, खास करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से? पहले तो नाम से ही फर्क है। उनका घोषणा है, हमारा संकल्प है, हमने संकल्प पत्र कहा है। मैं चाहूँगा कि देश के विद्वत जन दोनों हमारे संकल्प पत्र और कांग्रेस की घोषणा दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करें। दूसरा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारे घोषणा पत्र को देखा जाए। तीसरा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनका घोषणा पत्र देखा जाए। कई बातें ऐसी हैं कि जिसमें आसमान जमीन का अंतर है। आज आतंकवाद को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं। तब आतंकवादियों को हर प्रकार से दबाव पैदा करना, डिमोरलाइज करना, साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतना, उसके बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंकवादियों के प्रति नरमी बरती जाएगी, सिंपैथी रखी जाएगी। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वो वैसा ही कहा गया है जो कभी न कभी पाकिस्तान बोलता रहा है। कोई भी देशभक्त नागरिक इस भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक बात कही आपसा को हटाने की। अब आपसा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं।
तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्थे करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना, पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मोदी जी, 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद मुझे याद है 25 फरवरी को आप हमारे राइजिंग इंडिया समिट में चीफ गेस्ट बनकर भी आए। आपने हम लोग कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है। और दूसरे दिन सुबह 3:40 पर आपको खबर आई कि आपने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में। इन 10-11 दिनों में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने पहले ही दिन घोषणा की थी कि आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी भाषा से समझ आ सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। लेकिन मैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में शॉर्टकट वाले डिसीजन कभी लेता नहीं हूँ। तो सभी लोगों से मैंने चर्चा की, सेना से चर्चा की, सुरक्षा बलों से चर्चा की, अफसरों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद धीरे धीरे मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी सेना ने पुलवामा करने वाले आतंकवादियों को तो यहीं पर मार गिराया, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं था। आतंकवादियों की लालन पालन जहां होता है, आतंकवादियों को जहां से खातर पानी मिलता है, वहां तक अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सुधरने वाले नहीं है। और 26/11 का अनुभव कहो, पार्लियामेंट अटैक का अनुभव कहो, बाकी घटनाएं देखो तो लोग मान के चलते थे, पाकिस्तान तो मान के बैठा भी भारत कुछ करने वाला नहीं है, और इसलिए उनकी हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही थी। हमें इस बार लगा कि नहीं भाई, हमने जब उरी के बाद हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया। इस बार हुआ तो हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता ठीक नहीं होगा, एयर स्ट्राइक का रास्ता ठीक होगा। तो हमने एयर स्ट्राइक का रास्ता किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। और मैं मानता हूं कि सबको हमने जोड़ करके किया है, सबको विश्वास में लेकर के किया है। अगर आप देखें तो आपके कार्यकाल में आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अभी आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की। इसके बाद भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जब चाहता है कश्मीर में अटैक कर देता है। तो इसका लंबे समय में इसका क्या, इससे ज़्यादा कठोर कदम उठाने पड़ेंगे आपको? पहली बात है कि थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आतंकवादी हमले करते हैं, वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई है। पुलवामा एक अपवाद है। ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जब उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, उसमें गोलियां चलती हैं और उसमें आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो इन दिनों जितनी घटनाएं घट रही है हमारे कार्यकाल में, उसमें अधिकतम घटनाएं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एंगेजमेंट की घटना है। वो आकर के कहीं मार के चले गए और बच गए, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बार बार आपसे बालाकोट में एक सबूत मांगा है, कहा है कि कुछ नंबर था 250 लोग मारे गए, तो ये नंबर कहां से आया? तो क्या हम कभी सबूत देंगे? क्या आप कभी इस चीज को आगे लाएंगे? जब आप एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हो तब इस प्रकार की भाषा दुश्मन को बल देती है।
देश को कंफ्यूज करती है, देश के जवानों को डिमोरलाइज करती है। और इसलिए ऐसे समय देश को एक स्वर से एक ही बात कहनी चाहिए कि हमारे वीर जवानों का गौरव करना चाहिए, उनके पराक्रम का गौरव करना चाहिए। इसके पहले कई युद्ध हुए, क्या कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा प्रयोग की है? कभी नहीं की है। कई एक्शन हुए, कभी किसी ने ऐसी भाषा प्रयोग नहीं की। लेकिन सत्ता के बाहर निकलने के कारण, सत्ता के लिए छटपटाने वाली कांग्रेस के लिए उन्होंने सारी मर्यादाएं खो दी हैं, और उसका कारण है कि इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जहां तक सबूत का सवाल है, पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने क्या कारण था कि सुबह 5 बजे उठ करके ट्वीट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? हम तो चुप थे, और पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ा? वो अपने आप में सबूत है। ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार पहले जाकर के बोली या हमारी सेना के लोग बोले, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी, इमरान खान से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उनके पीछे आर्मी का भी हाथ है, तो इसलिए ये नहीं समझ में आता कि उस देश को चलाता कौन है। और आजकल इमरान खान वॉर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में इस बात का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत के अंदर पाकिस्तान की किसी भी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश में, और इसलिए पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से विरोधी दल के लोग पाकिस्तान की हर बात को अपनी बात बनाने लग गए हैं। ये चिंता का विषय है। सवाल ये है, चुनाव तो हिंदुस्तान में बहुत आते हैं भाई। हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में चुनाव चलते हैं, तो इसको चुनाव के साथ जोड़ करके कोई बात करता है तो उसे दूसरा गलती क्या हो सकती है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा चाइना का भी है। अगर हम देखें तो मसूद अजहर के मामले में चाइना ने 10 साल में इस बार चौथी बार फिर वीटो का इस्तेमाल किया। तो ये हम चाइना से कैसे डील करेंगे? एक होता है चाइना के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध हमारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, भारत के नेता वहाँ जाते हैं, उनके नेता यहाँ आते हैं। इस बीच बीच सीमा का विवाद है, और सीमा का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। भारत का एक पक्ष है, चाइना का दूसरा पक्ष है, और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है, भारत ने और चाइना के, कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, उसको स्वीकार करके हम चलें। लेकिन हम कोशिश करें कि डिफरेंसेस हमारे डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो, और ऐसी कोई अगर बात होती है तो हायर लेवल पर इसको एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, और यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनको क्या स्टैंड लेना, क्या स्टैंड नहीं लेना, वे हर देश अपने अपने तरीके से तय करता है। जैसे हम हैं, कई बात ऐसी होती है जिसमें हम पैलेस्टाइन के साथ होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं इजराइल के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम ईरान के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है हम अरबिक कंट्रीज के साथ होते हैं। तो इसलिए हर देश अपने हित में कुछ न कुछ रणनीति के तहत सोचता है, और मुझे विश्वास है कि देश समझेगा कि एक जमाना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला रशिया हमारे साथ हुआ करता था, और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है। इस बदलाव को हमने समझना चाहिए, और यही भारत की सफलता है। तो इस वीटो के बाद भी क्या आपकी चाइना से कुछ बात हुई है? आप कह रहे हैं कि आपका डायलॉग उनसे बना हुआ है, बराबर काम साथ में करने का एक फैसला लिया हुआ है, तो क्या इसके बाद भी उनसे कुछ बातें हुई? हर मीटिंग में हर मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें ये भी मुद्दे होते हैं, और ये चर्चा इस बार नहीं, पहले भी आई थी। देश में एक भाव बन रहा है कि
चाइना के संग हमारा बहुत बहुत बड़ा ट्रेड है, तो उसके गुड्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देश में वेलकम नहीं करने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज के दुनिया ये बाइपोलर नहीं है। इस ग्लोबलाइज एरा में हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और कनेक्टेड भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, WTO जैसे, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, और इसलिए एक सरकार के नाते ऑफिशियल स्टैंड तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे कानून है उसी के अनुसार रहना चाहिए, और वो भारत पालन करता है। जहां तक नागरिकों को क्या चीजें रखा लेनी चाहिए, क्या चीजें उपयोग करनी चाहिए, वो नागरिकों के सूझबूझ पर विश्वास रखता है। नागरिकों को हमने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, आप जैसे मीडिया के लोगों ने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात करी थी। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर को विकास भी चाहिए, कश्मीर को विश्वास भी चाहिए। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? एक तो ये समस्या बहुत पुरानी है। अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता, तो आज जो मुसीबत हम झेल रहे हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने इसका रास्ता वैसे ही निकाला होता जैसे जूनागढ़ का निकाला, जैसे निजाम का निकाला, इसका भी निकालते। लेकिन एक तो ये मामला पंडित नेहरू ने अपने पास रखा और तभी से लेकर के विवादों में घिरा रहा है। अब तक हमारे हजारों जवान मरे हैं। विकास के लिए बजट में कभी कोई कमी नहीं आई, खर्च हुआ है। इसलिए भारत की तरफ से कभी भी कश्मीर को थोड़ा सा भी बुरा लगे या अन्याय हो, ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई। लेकिन इस समस्या को समझ करके उसको हैंडल करना चाहिए। इसमें पहले की सरकारों में कोई न कोई कमी रही है। दूसरी बात है, कश्मीर, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जम्मू में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। श्रीनगर के अंदर वैली में 1-2.5 डिस्ट्रिक्ट है जहां ये समस्या है।
इस ढाई डिस्ट्रिक्ट की घटनाओं को हम पूरे जम्मू कश्मीर की घटनाओं के रूप में देखते हैं। एक तो एक बार ये नैरेटिव बदलना चाहिए और उसमें मीडिया के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। दूसरा, वहाँ जो काम हो रहे हैं, अब देखिए स्पोर्ट्स में वहाँ के बच्चे होनहार आगे आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चे आगे आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई न कोई कश्मीर का बच्चा वहाँ पढ़ता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको हमने बल देना चाहिए। अभी वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, 70 to 75% वोटिंग हुआ और हजारों की तादाद में पंच सरपंच जीत करके आए, जो कई दिनों से लटका पड़ा था। वो अब काम में लग गए, उनको अवसर मिल गया। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नए रोजगार बढ़ने चाहिए। नए रोजगार के अंदर वहाँ के जो 35A या 370 ये रुकावट बनी हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता नहीं है। वहाँ आप IIM बनाओ, लेकिन कोई प्रोफेसर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जाएगा और उसके बच्चों को एडमिशन चाहिए तो कानून आड़ा आता है, उसको मकान चाहिए तो कानून रुकावट करता है, और उसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ऐसे नियम बना करके पंडित नेहरू जी गए हैं जो बहुत मुश्किल कर रहे हैं, उसको एक बार रीलुक करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो आपने अलायंस किया वो आपकी एक गलती थी, और असेंबली के चुनाव कब उम्मीद किए जाए हो सकते हैं? वो एक प्रयोग था और नागरिकों ने जो मैंडेट दिया था वो फ्रैक्चर मैंडेट था। कोई भी एक दल सरकार नहीं बना सकता था। हम लंबे अरसे तक आशा करते रहे कि PDP और NC के लोग मिल करके सरकार चलाएंगे, लेकिन उनका मेल बैठा नहीं। अब लोकतंत्र का तकाजा ये था कि अच्छा होगा सरकार बनती है। मुफ्ती साहब सीनियर थे, 2-3 महीने के बाद बातचीत शुरू हुई और हमने पब्लिकली कहा भाई हम दो ध्रुव के लोग हैं, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन चूंकि एक व्यवस्था देनी चाहिए तो हम जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आए हैं और कोशिश करेंगे, एक प्रयोग के रूप में कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब से तब तक तो कुछ अच्छी चीजें हो भी कर पाई। बाद में महबूबा जी आई, वे तो इतनी रिलक्टेंट थी, पहले 2-3 महीने तो उन्होंने लिया नहीं, फिर गवर्नर रूल आया था। बाद में वो आगे आई, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। लेकिन जब ये पंचायतों के चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने टालती रही और कहने खून खराबा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। बंगाल में अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जितनी हिंसा हुई, जितने लोग मारे गए, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए जीरो वायलेंस, जीरो, एक भी घटना नहीं। अब ये घटनाओं को आप मीडिया के लोग देश के सामने लाते ही नहीं है। और मैं मानता हूं निष्पक्ष मीडिया ने भी कश्मीर का ये जो नैरेटिव, एक आतंकवादी घटना हो जाए 24 घंटे चले, लेकिन वहां जो काम हो रहे हैं, वहां के लोगों में जो तजुर्बा है, उन सारी बातों को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा, किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहाँ बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ये पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बना करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब NIA के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा रेड पड़ती है, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाए जाते हैं, तो वही नागरिक वहाँ बाहर खड़े रह करके ताली बजाते हैं। इसलिए कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो,
35A का मामला हो। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है? ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर रियल इश्यूज से लोगों को भटकाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है भारत माता की जय। अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और अगर मेरी भारत माता गंदी है तो फिर वो राष्ट्रवाद है क्या? अगर भारत माता को स्वच्छ करने का मैं अभियान चलाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और मेरे गरीब के पास रहने के लिए घर ना हो, अगर मैं घर बनाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं लेकिन अगर हमारा गरीब बीमार है और अस्पताल तक जाने का पैसा नहीं है, वो मौत का इंतजार कर रहा है, अगर आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक की उसको दवाई के लिए व्यवस्था हो जाए तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? हमारे देश के किसान आधुनिक खेती करें, अन्न उत्पादन करें, अन्न के पूरे दाम मिले, MSP लागू करूं, मैं लागत का 1.5 गुना पैसा दूं, क्या वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? हमारे देश की सेना के जवानों को ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक साधन सामग्री खरीदने का कदम उठाऊं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? और इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा व्यापक है। भारत माता की जय, इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों की जय। इसका मतलब 130 करोड़ देशवासियों की सपनों की जय। इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा विजयी होने के लिए अवसर प्राप्त हो, आगे होने के लिए अवसर प्राप्त हो। इन बातों को मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा में मानता हूं और उस अर्थ में हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा राष्ट्रवाद जन जन के कल्याण के लिए है। राष्ट्रवाद के अलावा वो कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनके बीच आप लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं? एक तो विकास। विकास में भी हम मानते हैं कि 2 पटरी पर विकास चलता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राथमिक सुविधाएं पहुंची नहीं हैं। ये प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है उसको दवाई देना, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी शिक्षा की व्यवस्था देना, एक सम्मान भर जीवन हिंदुस्तान का हर नागरिक जी सके, ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता करना। भारत का मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार करके पूरा पहले सरकारें चली। हमारे लिए वो एक तबका है जो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्यम वर्गीय लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, सरकार को टैक्स देने वाले लोग हैं और सरकार से मिनिमम मांगने वाले लोग हैं। उनको रक्षा करना, उन पर जो जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनाप शनाप पिछले 3-4 दिनों से बोल रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र, हमने किसानों की आय डबल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ खेत मजदूर और किसान, उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। पेंशन का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके बैठ जाए। मानो एक टीचर रिटायर्ड होता है, पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस चलाता है, ट्यूशन क्लासेस में जाता है, उनको एक्टिविटी करता है। उसी प्रकार से किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले, खेत मजदूर को पेंशन मिले, उसके लिए एक विस्तृत स्कीम बना करके हम जाएंगे। उसी प्रकार के छोटे दुकानदार छोटा छोटा कारोबार करते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, ऐसे लोगों के पेंशन के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इस दिशा में हम इस बजट के अंदर हम लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, रोजगार के विपुल मात्रा में अवसर पैदा हो। तो ऐसे सपने लेकर के ये संकल्प पत्र हमने रखा है। हमारा संकल्प पत्र धरती से जुड़ा हुआ है। 5 साल सरकार में रह करके
पूरी जिम्मेवारियों के एहसास के साथ हमने बनाया है और हमें पूरा पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर हमें ही इसको डिलीवर करना है। सिर्फ अखबारों में जगह बनाने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है, 24 घंटे वाहवाही लूटने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है। हमारा संकल्प पत्र 24 घंटे के लिए नहीं, 2024 तक सामान्य मानवीय की जिंदगी बदलने के लिए है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है आपको रफाल के मुद्दे पर घेरना चाह रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है और इसको आपने जो है पलटवार किया और आपने कहा मैं भी चौकीदार। तो ये कहाँ से उठा और इसको आप कैसे हम लोगों के बीच में लाए? जहां तक राफेल का सवाल है, विरोधी दल भी पहले इसके साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति बार बार झूठ दोहराते गए और हर जगह पर उनकी पिटाई होती गई। सुप्रीम कोर्ट तक उनको मुंह की खानी पड़ी है, सीएजी के सामने भी मुंह की खानी पड़ी है। और कुछ निष्पक्ष पत्रकारों ने भी शुरुआत में सवाल उठाए थे कि भाई बोफोर्स में तो मनी ट्रेल मिलता था, सबूत मिलते थे, यहाँ कोई आधार के बिना तुम बोलते रहे तो कितने दिन चलेगा। और जो उनके एडवाइजर है उन्होंने भी उनको बार बार बताया कि राफेल बाजार में चलता नहीं है, चुनाव जिताने के लिए मुद्दा नहीं बन सकता है, आप छोड़ दीजिए। उनके ही लोगों ने उनको कहा है, लेकिन उनके पिताजी का जो पाप है बोफोर्स का, उसको धोने के फिराक में ये वो करते रहते हैं। और कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की तबाही रक्षा सौदों को लेकर के हुई, तो और कोई भी सरकार आए उसको रक्षा सौदों में फंसाओ। जब अटल जी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाने के लिए उन्होंने कॉफिन के लिए शायद उन्होंने किया था। यूपीए की सरकार में उसका कोर्ट जजमेंट आ गया, सब झूठा था। तो ये प्रकार से अभी उन्होंने को लगता है कि मोदी को घेरने के लिए करो, कोई आधार नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं आधार दीजिए, देश की जनता को दो, नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गप के ऊपर गप मार रहे हैं। और इसलिए ये मुद्दा चल नहीं रहा है और चलने वाला भी नहीं है। और जो लोग, मैं इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, एक समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, कभी भी इवन कांग्रेस के विपक्ष के नेता का बयान है कि मोदी जी के ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता है। और इसलिए ये लाख कोशिश करे आसमान से नीचे पड़े या यहाँ से जाके आसमान में कूदका मारे, झूठ भारत की जनता कभी नहीं स्वीकारती है। भारत की जनता भी में भी समझदारी है, वो समझते हैं लोगों को। इसीलिए शायद जहां तक चौकीदार का सवाल है, 2013-14 में मैं जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार कर रहा था, तब मैं लोगों को कहता था कि आप मुझे चौकीदार का काम दीजिए और मैं भारत के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा उस समय का मेरे भाषणों का वाक्य हुआ करता था और वो आज भी मैं कहता हूँ कि मैं चौकीदार हूँ और मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। अगर कोई कुछ अलग करता है तो कानून में कठोर करता चला जा रहा हूँ, एक्शन लेता जा रहा हूँ। और सरकार आज एक वातावरण बनाने में सफल हुई है ईमानदारी को प्रोत्साहन देने की। तो इसीलिए उन्होंने शायद दूसरा मुद्दा उठा लिया है। अब उनका जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपये माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपये साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस का कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था, 100 दिन हो गए, न्याय कब मिलेगा? भोपाल के जो गैस पीड़ित थे, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे, वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने
क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस कर करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे। समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है और मैं नहीं मानता हूं कि ये न्याय दिला पाएंगे। मेरा सीधा सवाल इस चुनाव को लेकर, आप कितनी सीट बीजेपी और एनडीए को देते हैं 2019 में? एक तो एक भी सीट मैं नहीं देता हूं, देश की जनता देती है। नहीं, आपका और 125 करोड़ देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो सीटें मिली थी, इससे कई ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। हमारे जो एनडीए के साथी हैं, वे भी पहले से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर के एनडीए की ताकत आज जो है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ हमने देश की सेवा का काम किया है, आने वाले 5 साल उतने ही कमिटमेंट के साथ, उतने ही समर्पण के भाव के साथ इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि ज़्यादा सीट आएंगी पिछली बार से, तो अगर आप हिंदी हार्टलैंड में देखें कुछ स्टेट्स को, तो आप यहाँ पे अपनी टैली इससे ज़्यादा कैसे अच्छी करेंगे? उत्तर प्रदेश में आपके पास 73 सीटें, कहीं 26 में 26, कहीं 27 में 25, कहीं 25 में 25। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में 178 में से आपको 168 सीटें मिली थी। तो ये इसको कैसे संभव होगा, इसको इससे ज़्यादा अच्छा करना? अगर इसी आंकड़ों से चलते तो त्रिपुरा के चुनाव परिणाम को कैसे देखेंगे?
जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए जीतता नहीं था। आज त्रिपुरा के अंदर 3/4 मेजोरिटी के साथ हम सरकार चलाते हैं। अगर यही समीकरणों को देखते तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ते। हम 84 में 2 सीट पर थे और आज 2014 आते आते हिंदुस्तान में पहली बिन कांग्रेसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। तो मैं समझता हूं कि जो एरिथमेटिक है वो राजनीति और एरिथमेटिक का उस प्रकार का मेल नहीं होता है। मोदी जी, यूपी में आपको ये नहीं लगता कि अरिथमेटिक आपके अगेंस्ट है? 1993 में नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए जय श्री राम। आज 42% वोट शेयर जिधर से भी देखें महागठबंधन का दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो ऐसे में कैसे आप इतने फॉर्मिडेबल वोट बैंक से लड़ेंगे? जो लोग आपसी दुश्मनी थे, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, वे दल जब गले लग रहे हैं, इसका मतलब कि धरती खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं। बच पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। कल मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी ही बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है, ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है, काफी बल डाला है। आपको यहां से कितनी सीटों की अपेक्षा है? क्या आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में आप अपनी टैली को काफी आगे ले जा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने में अपना प्रभुत्व बढ़ाएगी, हमारा टैली भी बढ़ाएगी, और उसी के कारण देश का हमारा टैली बढ़ने वाला है। देश के हर कोने में हम बढ़ने वाले हैं। जहां पूरी की पूरी है वो हम मेंटेन करेंगे, वोट शेयर बढ़ाएंगे। जहां पर 1-2 कम थी वो भी पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में एक लहर चल रही है। वेस्ट बंगाल में भी पूरे देश में लहर चल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए या आप कच्छ के रेगिस्तान के गांव में जाइए, पूरे देश में लहर चल रही है। तो वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं 23 सीटों से ज्यादा लाएंगे। उड़ीसा में भी 11-12 सीट की बात हो रही है। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मैं आंकड़ों में नहीं जाता हूं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई इस सर्वाधिक मेहनत करने वाले नेता है। मेरे प्रवास को तो मीडिया में जगह मिलती है, लेकिन उनके प्रवास की चर्चा कम होती है। लेकिन मैं देखता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष इतनी मेहनत और 12 महीना, यानी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हर जिले तक जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ की समस्याओं को समझना, ऐसा अद्भुत परिश्रमी नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए उनके असेसमेंट में मैं और ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या आपका एक पोस्ट पोल अलायंस जगन और केसीआर के संग हो सकता है? ऐसी कोई संभावना है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पहले से ज़्यादा टैली होगा। एनडीए एक अतिरिक्त ताकत हमारे पास है, उसका टैली भी बढ़ने वाला है। देश
में सरकार बनाने के लिए बहुमत से भी अच्छी स्थिति में हम होंगे। इसलिए सरकार बनाने में हमें कहीं पर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, हमारा मकसद देश चलाना है, देश बढ़ाना है। और जब देश चलाना है, देश बढ़ाना है, तो बहुमत के आधार पर नहीं होता है, सर्वमत के आधार पर होता है। इसलिए हमारी कमिटमेंट है, हमारा ये सैद्धांतिक मत है कि एक एमपी भी किसी का चुना होगा उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई भी दल हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो, घोर विरोधी क्यों ना हो, उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें देश चलाना हमारा लक्ष्य है, देश को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। मोदी जी, करीब 1 साल पहले तक राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गर्म था, सब लोग उसके बारे में बात भी करते थे। आपने आज मैनिफेस्टो में भी उस मुद्दे को रखा है, पिछली बार भी मैनिफेस्टो में था। मगर देखने को यह आया है कि ज़्यादातर आपके लीडर्स जो हैं पिछले कुछ 6 महीनों से राम मंदिर के मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोगों का इससे रेजोनेंस कम हो गया है? प्रॉब्लम मीडिया की है। बोले तो कहते हैं आप हिंदुत्व के पास सिवाय आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, न बोले तो आप कहते हैं कि राम मंदिर बोलते क्यों नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मीडिया का है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कंसिस्टेंट है। हमने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया हुआ है और उसमें हमने कभी बदलाव नहीं किया है, कभी ऊपर नीचे नहीं किया है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए आप प्रियंका फैक्टर को कितना महत्व देते हैं? क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की टैली में? मैं समझता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के चर्चाओं में नहीं उतरना चाहिए। और राहुल गांधी का 2 जगह से लड़ना कैसे देखते हैं? वायनाड से उन्होंने लड़ने का फैसला लिया है। कोई भी 2 सीटें लड़ने का संविधान में व्यवस्था है, लड़ सकता है। कोई 2 सीट पे लड़े कोई बुरा चीज़ है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस स्थिति में अमेठी से भागना पड़ा है, मुद्दा चर्चा का विषय अमेठी से भागना पड़ा वो है जो दशकों से एक परिवार की विरासत रही है, वहां से भागने के लिए मजबूर होना ये चर्चा का विषय है। आपने गांधी परिवार पे काफी हमले किए हैं पिछले 4-5 सालों में। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। मैं वंशवाद का सैद्धांतिक विरोध करता हूं। व्यक्तिगत मैंने कभी किसी पे हमला नहीं किया और इसलिए इस प्रकार से कोई सिंपैथी गेन करने के लिए मोदी हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोदी हमारे साथ, मेरा कोई विरोध नहीं है। सैद्धांतिक विरोध है। वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब आम्बेडकर ने अनेक बार इस बात को कहा है और मैं बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड का केस ये क्या हमारे समय हुआ था? लालू यादव का केस क्या हमारे समय हुआ था? हमने जो प्रक्रियाएं ठंडे बस्ते में डाली गई थी, हम मानते हैं जो चीजें हैं उसको कानूनी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। अब उसको जमानत पे आना पड़ा तो गुनहगार को जमानत पे आना पड़ता है। मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला? उन्होंने गुनाह किया है इसलिए जमानत पे घूम रहे हैं, माँ बेटा दोनों। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तमाम लीडर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या विचार है? मैं लाल किले पर से बोला हूं और देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो बोला हूं। इसके पहले किसी ने बोला नहीं है। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोला हूं कि देश आज जहां पर पहुंचा है, सभी सरकारों का कोई न कोई योगदान है। हर राज्य सरकार का भी कोई न कोई योगदान है। उन सारे सरकारों को चलाने वालों का भी योगदान है। ये मैं हमेशा कहा हूं। लेकिन हमारी शिकायत ये है कि सरदार वल्लभ भाई अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की प्रायोरिटी अलग होती, देश की गति अलग होती, देश नई ऊंचाइयों पर बहुत पहले पहुंच गया होता। 2014 के में आने के बाद मुझे जो आज टॉयलेट बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद पहले हो गया होता।
प्रधानमंत्री जी, आप पिछले 5 साल में इकोनॉमी के प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप 7% प्लस ग्रोथ से खुश हैं? अगर कोई व्यक्ति विकास में विश्वास करता है तो 10% के बाद भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी असंतोष एक ऐसी ऊर्जा भरता है कि जो नया करने की प्रेरणा देता है, और इसलिए कितना ही अच्छा करूं, बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन मेरे भीतर के असंतोष को मैं हमेशा जिंदा रखता हूं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है, दुनिया के सभी एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, रेटिंग एजेंसी हो, सब ने एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। ये कोई भी हिंदुस्तानी को गर्व होता है। फिर भी भारत का पोटेंशियल बहुत है, हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने बहुत सारी स्कीम्स अप्लाई पिछले 5 सालों में, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई हैं, जैसे कि ऑपोजिशन डिमोनेटाइजेशन की बात करता है। अगर आप कैश सिस्टम में देखें तो डिमोनेटाइजेशन के समय से आज तक करीब 19% ज़्यादा है, ज़्यादातर पैसा वापस सिस्टम में लौट भी आया। तो डिमोनेटाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है। जिस गति से करेंसी का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उस वॉल्यूम से अगर आज हम चलते तो आज हमारी करेंसी का वॉल्यूम इससे कई गुना ज़्यादा होता। इसलिए आप वो जो ग्रोथ था करेंसी का, उसकी तुलना में देखना चाहिए। और आप तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो, आप ऐसा वहाँ पर एक ब्रेक लगा देकर यहाँ का जोड़ दें, ऐसा इकोनॉमिक्स कभी होता नहीं है। दूसरा विषय है डीमोनेटाइजेशन से जिनको इतना गहरी चोटें पहुँची हैं, उनके सारे कारोबार खुले पड़ गए हैं, वो मार से अभी भी उभर करके नहीं आए। लेकिन देश की सामान्य जनता डीमोनेटाइजेशन के कारण तकलीफ होने के बावजूद, वो समय तो तकलीफ हुई, मैंने भी पब्लिकली स्वीकार किया था कि 100 दिन तकलीफ रहने वाली है, लेकिन देश की जनता ने हमारा साथ दिया। डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में हम विजयी होकर के आए। और इसलिए डीमोनेटाइजेशन के संबंध में जिनको बहुत नुकसान हुआ है, उनकी गरीबों वाली वोट बैंक चली गई हैं, उनके अपने जो खेल थे रुपयों के वो ख़त्म हो गए हैं, इसके लिए उनकी परेशानी है और वो लोग आज भी रो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पूरा पता है कि ये चिल्लाहट किस बात की है, कारण क्या है, पता है। दूसरा, ये डीमोनेटाइजेशन का कारण है कि आज फॉर्मल इकोनॉमी हमारी तेज गति से बढ़ी है। पहले की तुलना में करीब जने आज़ादी के 60 साल में जितने लोग इनकम टैक्स के दायरे में थे, आज 5 साल में वो संख्या डबल हो गई। जो 60 साल में हुआ वो 5 साल में डबल हो गया। 3.5 लाख कंपनियां, जो एक कमरे के अंदर 200 कंपनियां चलती थी, जो बिल्कुल गैर कानूनी पैरेलल इकोनॉमी चलाती थी, हवाला चलाती थी और बिल्कुल ही देश की इकोनॉमी को लूटती थी, 3.5 लाख कंपनियां हमने इस नोटबंदी के कारण खोज पाए और 3.5 लाख कंपनियों पर ताले लग गए। करोड़ों रुपया डिस्क्लोज हुआ, वो सरकारी खजाने में आया। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा कदम हमने न लिया होता तो आज फॉर्मल इकोनॉमी कहीं नजर नहीं आती, पूरी तरह ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी वही दिखाई देती। आज मकानों के दाम कम हुए, क्यों हुए? क्योंकि बेईमानी के पैसे गए, काला धन गया, तब जाकर के होने लगा है। आपके कार्यकाल में कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। RBI के 2 गवर्नर आए, CBI में भी थोड़ा बहुत टॉप लेवल पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए, जुडिशरी में भी 4 जस्टिसेस, सीनियर जस्टिसेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप इसको कैसे देखते हैं? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की जब बात होती है तो इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ये जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे इतने वाहियात है। जब वो चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन बेकार, उनके अनुकूल जुडिशरी चले, इसके लिए दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लाएं और उसको लटकाए रखें और अपने अनुकूल जजमेंट लेने तक उसको लटकाए रखें, उसको परस्यू न करें। हर इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंस्टीट्यूशन को ताकत देने का काम अगर किसी ने कहा तो इन 5 साल में, और ये लोग जिन्होंने इमरजेंसी देश पे लाई, पूरे देश को जेल खाना बना दिया था, देश के वरिष्ठ नेता को जेल में डाल दिया था, मीडिया पर ताले लगा दिए थे, सारा मीडिया बंद पड़ा था। ये इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देती है।
लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। आपने एक ट्वीट कर इस बात का समर्थन भी किया। आडवाणी जी ने यह भी कहा, बीजेपी के लीडर्स को अगर कोई गाली दे या कुछ कहे तो उनको एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए। तो आप इस बात पर क्या कहें? ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को ही उन्होंने दोहराया है। यही हमारे सिद्धांत है। हम और आडवाणी जी, सब लोग, सब भाजपा का कार्यकर्ता यही कहता है, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, दल बाद में है और खुद तो एकदम आखिर में है। ये हमारे संस्कार है और राष्ट्रवाद के संबंध में भी हमारी यही भूमिका है। हमारी कोई आलोचना करे इसलिए किसी की देशभक्ति पे, ये लोग हैं। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अटल जी को देशद्रोही कहा था। और इसलिए आडवाणी जी की बात सही है कि भाषा मंजूर नहीं हो सकती है। मेरा आखिरी सवाल, आपने मोदी जी काफ़ी हम लोगों से अपील की थी कि हम लोग वोटर अवेयरनेस फैलाएं। जिस दिन आपने ये ट्वीट किया, मुझे भी टैग किया था, उसी दिन हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया, बटन दबाओ देश बनाओ। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे वोटर्स से? मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि गर्मी के दिन है, जलपान करने से पहले सुबह सुबह ही वोट करें। और इसलिए मैं कहता रहता हूं, पहले मतदान, बाद में जलपान। दूसरा मेरा आग्रह है कि मतदाता इन दिनों काफ़ी जागरूक हुए हैं, लंबी लंबी कतार होती है, खुद भी साथ अपना पानी लेकर के ही जाएं, वो अच्छा होगा। आजकल तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी व्यवस्था करता है, बैठने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, फिर भी क्योंकि गर्मी के दिन है और मैं चाहूँगा कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो, हम भारी मतदान करें, जहाँ भी आपकी पसंद हो वहाँ वोट डालें। और विशेष करके मेरा नए मतदाताओं से आग्रह है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार मतदान करने वाले लोकसभा में वो 21वीं सदी का उनका पहला मत है, उनके जन्म के बाद का। ये अपने आप में बड़ा गौरव है और हमारे देश में जो नए मतदाता हैं उनका बहुत सम्मान होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय की भूमिका अदा करने जा रहा है, वो एक भागीदार बनने जा रहा है। और इसलिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरी उनको विशेष आग्रह है कि आप जरूर मत डालिए। मेरा दूसरा आग्रह है कि आजकल ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मतदाता सूची में नाम या है या नहीं है। हम क्यों न इस काम को खुद कर लें, जितना जल्दी हो सके खोजें, ताकि बाद में आखिरी दिन पर जो दौड़ धूप होती है वो न हो। तो मैं सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में उमंग उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए निमंत्रित करता हूं। लोकशाही अमर रहे, इसी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, यही मेरी सद्भावना है। मोदी जी, आपने हमारे संग इतनी सारी बातें की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।